हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल। देखो, इससे पहले जो क्लासेस चल रही थी हिस्ट्री की, वो सीक्वेंस में पर डे लेक्चर आपके अपलोड किए जा रहे हैं चैनल पे, ठीक है। और जो आज जो क्लासेस स्टार्ट होगी हमारी, मैं बता दूं कि आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन दिया होता है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री तो रेगुलर है ही, हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते चले साथ साथ, और आज से हम जो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है। और इससे अलग हिस्ट्री क्लासेस भी अब डेली बेसिस पर अपलोड की जाएगी इस चैनल पर। बाकी जो अभी चैनल पर न्यू है, मैं उनको बता दूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज आगे आने वाली चीज़ें आपको टाइमली मिलती रहें, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है अक्षांश, अक्षांश व देशांतर। देशांतर इसको इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड, और देशांतर को इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखो, हम सभी जब मैप को देखते हैं, विश्व मैप को, तो आप लोगों ने कुछ इस प्रकार की लाइंस देखी होगी पृथ्वी पर, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर इन्हीं लाइनों को रिप्रेजेंट करता है ऑन अ ग्लोब। तो जो लेटी हुई लाइनें हैं इनको बोला जाता है लैटिट्यूड, और जो ध्रुवों को मिलाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है हम आगे देखते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड जो पृथ्वी पर लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको लैटिट्यूड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के बीच में जो लाइंस खींची जाती है इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। इनका इम्पोर्टेंस क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भैया जो अक्षांश और देशांतर हैं ये रियल में पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं, ओनली इनकी कल्पना की जाती है। तो ये कैसी लाइन हुई? ये है काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी। तो भैया अक्षांश और देशांतर किस प्रकार की लाइंस है? ये है इमेजिनरी लाइंस है, जो रियल में पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, ओनली हम इनकी कल्पना करते हैं। और इसके बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं वो हमें आगे चीज़ें अभी समझ में आएगी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर क्लियर है हमें कि अक्षांश और देशांतर जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, और पृथ्वी पर इस तरह की रियल लाइंस नहीं ड्रॉ की गई है, ठीक है। अब इनकी आवश्यकता क्यों होती है? अब भैया इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं बता दूं, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को या भौगोलिक स्थिति का निर्धारण इन्हीं लाइनों के आधार पर किया जाता है। इन्हीं लाइंस के आधार पर किया जाता है, तो भैया अक्षांश और देशांतर का जो इम्पोर्टेंस है, इसके निर्धारण से क्या होता है? किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति की सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अक्षांश और देशांतर के प्रयोग से हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस की सटीक भौगोलिक स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए ही हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें मालूम चल गया कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनका मेन यूज़ किस काम में किया जाता है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देन फिर हम अक्षांश और देशांतर को वन बाय वन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे
पहले है आपका अक्षांश, अक्षांश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड, ठीक है। देखो ये आपका वर्ल्ड ग्लोब है, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये लेटी हुई लाइंस है, ठीक है। अगर पृथ्वी के केंद्र से पश्चिम से पूरब में हम कोई लाइन ड्रॉ करें, पृथ्वी के केंद्र से, ये है सेंटर पॉइंट, सी से डिनोट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। तो यहां पे डेफिनेशन निकल के आती है कि भैया अक्षांश होता क्या है मेनली। तो देखो इसमें क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी को अक्षांश या लैटिट्यूड कहा जाता है। देखो होता क्या है इसमें, ये सेंटर पॉइंट है। देखो अगर हम बीच में इसके लंब डाल दें तो 90 डिग्री एंगल इधर बनेगा, 90 डिग्री इस साइड, 90 डिग्री नीचे, 90 डिग्री एंगल इस साइड, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमारा बीच वाला है, मैंने डिनोट कर रखा है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसका यूज़ है नहीं अभी। तो मान के चलो आप इसको सेंटर पॉइंट मान के पूरब में कोई कोणीय दूरी निकालते हो, जैसे कि ये, ठीक है। और इसको नाम दिया जाता है 1 डिग्री। हमें पता है यहाँ तक लगभग 90 डिग्री एंगल बनेंगे, 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 10 मान लेते हैं इसको, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसके बीच में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे 71, 72, 73, 80 तक, ऐसी जीरो के ऊपर 1, 2, 3, 4, 10 तक। तो ऊपर तक लगभग 90 डिग्री एंगल। इसी तरह हम नीचे देखते हैं इसको, जीरो से ऊपर फिर 1, 2, 3, फिर ये 10 तक पहुंच जाता है, 10 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, तो टोटल यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। तो सेम चीज़ हम वेस्ट में भी करते हैं, 1 डिग्री या 10 मान लेते हैं इसको, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट को हम केंद्र मान के, सेंटर पॉइंट को केंद्र मानकर पूरा वो पश्चिम में लाइंस खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10, और इनको मिलाते हैं, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, और अगर इनको मिलाया जाए तो यही लाइंस कहलाती है अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। क्लियर है। तो इस तरह पृथ्वी पर काफ़ी सारे लैटिट्यूड खींचे गए हैं। कुछ लैटिट्यूड नॉर्थ में है, कुछ लैटिट्यूड साउथ में है, क्योंकि ये जो बीच वाली जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर वाले रीजन्स को बोला जाता है नॉर्थ, और नीचे वाले को बोला जाता है साउथ, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाली सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे वाली सभी अक्षांशीय रेखाएं क्या कहलाएगी, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और ये 90 डिग्री तक खींची जाएगी, और सबसे हाईएस्ट जो अक्षांश होता है इसको नोट किया जाता है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसी प्रकार इसको बोला जाता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये हो गया भैया लैटिट्यूड। अब इसको खींचा किस तरह गया है पृथ्वी पर, इसकी कल्पना किस आधार पर की गई है, आई थिंक आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही होगी।
तो 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में 90 अक्षांश खींचे गए हैं, इसी तरह साउथ में। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर वालों को नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ अक्षांश, और साउथ वालों को साउथ अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, सबसे ऊपर वाला कहलाएगा नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड, सबसे नीचे वाला कहलाएगा साउथ लैटिट्यूड यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये डेफिनेशन हो गई कि भैया पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की कोणीय दूरी को कहा जाता है अक्षांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया पृथ्वी पर अक्षांश, पृथ्वी पर लैटिट्यूड समांतर खींचे जाते हैं, समांतर यानी कि पैरेलल, समांतर खींचे जाते हैं, पैरेलल खींचे जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया ये एक दूसरे के समांतर हैं और इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी क्या रहती है, समान। और सबसे ऊपर जाकर ये एक बिंदु के रूप में 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ में देखें तो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, तो भैया जो अक्षांश है ये क्या खींचे जाते हैं, समांतर, किसके, एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है वो भी हर स्थान पर क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। वो हर लैटिट्यूड पे क्या रहेगी, समान रहेगी। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें क्लियर है कितनी है, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अगर जो नोट्स बना रहा है मैं उससे उम्मीद करूँगा कि वो ये मैप या ये डायग्राम ड्रॉ जरूर करें। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे नोट्स होंगे तो रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ोगे तो एग्ज़ाम वहीं से निकलेगा। भैया सब यही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस चीज़ों को फॉलो करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश लैटिट्यूड की संख्या कितनी है। देखो, एक तो हमने 0 डिग्री अक्षांश माना था और नॉर्थ पोल पे नॉर्थ यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर हमने कितने अक्षांश देखे थे, 90 अक्षांश। ठीक है, इसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर साउथ में भी हमने 90 अक्षांशों की वहाँ पे चर्चा की थी अभी इससे पहले, 90। ठीक है, एक तो 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 181 लैटिट्यूड। टोटल लैटिट्यूड ऑन द अर्थ 181 लैटिट्यूड। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा कुल अक्षांशों की संख्या। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है। सबसे बड़ा अक्षांश कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि हमने देखा है अगर ये पृथ्वी है तो ये सबसे बीच में सेंटर पॉइंट में जो लाइन खींची गई है इसको ही बोला गया है 0 डिग्री अक्षांश। हम देख रहे हैं ना कि इसकी जो लंबाई है वो अन्य अक्षांशों की तुलना में बड़ी होगी। जैसे कि ऊपर वाले अक्षांश छोटे रहेंगे लंबाई में, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे बड़ा, और जो 0 डिग्री वाला रहेगा सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है ऑन द अर्थ। इससे नीचे जैसे कि ये छोटा होगा थोड़ा, फिर उससे नीचे थोड़ा छोटा, तो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है आपका, 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को ही बोला जाता है कहीं कहीं
विषुवत व्रत, कहीं कहीं इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा का मतलब जो भूमि को दो बराबर या पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड, तो इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, क्योंकि जो 0 डिग्री अक्षांश है वो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा अक्षांश, छोटा अक्षांश कौन सा है? तो भैया पृथ्वी पर सबसे छोटा अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पृथ्वी पर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि भैया जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो एक बिंदु के समान है। इसी प्रकार साउथ में 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या है, वो एक बिंदी के समान है। तो सबसे स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है पृथ्वी पर? नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दो लैटिट्यूड के मध्य का भाग क्या कहलाता है? जोन, जिसको बोला जाता है हिंदी में कटिबंध। आपने आई होप सुना होगा कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? कई सारे अक्षांशों के बीच में या दो अक्षांशों के बीच का जो ये भाग है इसको क्या बोला जाता है? जोन। ठीक है, तो जोन यानी कि कटिबंध कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर के अक्षांशों को क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश के या लैटिट्यूड के नीचे के अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है हमारा कि मेनली लैटिट्यूड है क्या। ठीक है, पृथ्वी पर यह किस प्रकार खींचा गया है, इनकी टोटल संख्या क्या है, नॉर्थ में कितनी लैटिट्यूड है, साउथ में कितने लैटिट्यूड है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, सबसे छोटा लैटिट्यूड कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश को किन अन्य नामों से जाना जाता है, और अक्षांश और देशांतर की मेनली यूज़ कहाँ होता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे अक्षांश कंप्लीट हो गया है। बाकी हम देख लेते हैं कि भारत, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, क्योंकि हमें अक्षांशों के माध्यम से ही पता लगता है कि भारत विश्व ग्लोब पर या वर्ल्ड मैप पर कहाँ पर स्थित है। सपोज करो ये क्या है? वर्ल्ड, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, लैटिट्यूड। ठीक है, अगर हमने बोला कि भैया भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड के बीच स्थित है, तो भारत की स्थिति क्या होगी? कुछ इस प्रकार होगी ना। तो भारत यहाँ पर स्थित होगा कुछ इस प्रकार से। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड। और कौन सा लैटिट्यूड है ये है नॉर्थ लैटिट्यूड।
तो ये चीज़ याद रखना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में क्या है? स्थित है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्लियर कर सकते हो कि भैया ऊपर जो आपका कश्मीर है, ठीक है, और इसका जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है लद्दाख का, वो कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और सबसे साउथ वाला पॉइंट कौन सा है भारत का? कन्याकुमारी वाला। कौन से अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ वाला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे आपने अगर नॉर्थ की जगह यहाँ पे अगर एस लिखा साउथ लैटिट्यूड, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत क्या है? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड साइड, ना कि साउथ लैटिट्यूड में, ठीक है। तो भारत कहाँ पर स्थित है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर भारतीय लैटिट्यूड की बात हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अक्षांश है, अक्षांश वो हमारा लैटिट्यूड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, हमें देखना है यहाँ पर कि देशांतर, कि भैया अब देशांतर क्या होता है? देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी है, हमें पता है कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहलाता है नॉर्थ पोल, सबसे साउथ वाला पॉइंट कहलाता है साउथ पोल। ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर पार्ट है, जिसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और इस वाले भाग को बोलते हैं ईस्ट, इस वाले भाग को बोलते हैं वेस्ट। पृथ्वी इस तरह राउंड अपना चक्कर लगाती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपना क्या करती है? एक घूर्णन करती है, एक राउंड लगाती है, ठीक है। जो दिन रात का कारण होता है वो हम चीज़ें हम आगे समझेंगे, ठीक है, जब मौसमों का निर्धारण, जब मौसम का निर्धारण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि भैया देशांतर क्या होता है? तो देशांतर क्या है भैया? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी फिर इस आधार पर? डेफिनेशन, पृथ्वी पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड। जैसे कि अब यहाँ पे हमने देखा कि भैया इसको मान लिया हमने, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है मेन, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जो नॉर्थ पोल को किससे मिलाती है? साउथ पोल को, ठीक है। अब हमें पता है कि भैया ईस्ट में भी कुछ देशांतरीय रेखाएं होंगी और वेस्ट में भी कुछ देशांतरीय रेखाएं होंगी। जिस प्रकार हमने 0 डिग्री के नॉर्थ में भी कुछ लैटिट्यूड लाइन माननी थी और साउथ में भी लैटिट्यूड लाइन माननी थी, तो इसी प्रकार 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में कुछ लाइंस होंगी और वेस्ट में भी कुछ लाइंस होंगी, जो इस प्रकार खींची जाती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। इसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और प्रत्येक लॉन्गिट्यूड लाइन पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है।
और ये सारी लाइंस कहाँ पे मिलती हैं? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, ठीक है। ईस्ट में टोटल कितनी लाइंस है? 179। इसी प्रकार वेस्ट में टोटल कितनी लाइन खींची गई है? 179, ठीक है। 179 179, और इसके पीछे एक लाइन होती है 180। 180 वो पूरब में भी और पश्चिम में भी क्या होती है? सिमिलर होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? रेखाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने देखा 0 डिग्री देशांतर क्या है कि भैया वो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाती है, ठीक है। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है, उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। तो पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, एक तो हमारा 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। अब इसके ईस्ट में कितनी है? 179। वेस्ट में कितनी है? 179। और एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो भैया 179 डिग्री ईस्ट में है, 179 डिग्री लाइंस वेस्ट में है, एक आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपका 180 लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्ट और वेस्ट दोनों में क्या है? सिमिलर है। तो इसकी संख्या कितनी मानी जाती है? 1, ठीक है। क्लियर है? तो इस आधार पर इनकी टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई? कितने नंबर हो गए ये? 1 और 1 2, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 में 2 माइनस कर दो, रुको, 368। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 368, और 1 + 1 कितनी हो गई? सॉरी 158 है बेटा ये। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 358, और अगर हम इसको और इसको 180, क्योंकि एक मान रहे हैं यहाँ पे, और 0 डिग्री देशांतर को 1 मान रहे हैं, तो ये कितनी बन गई? 2, ठीक है। इन दोनों को 2 बोलेंगे। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है कितने हैं? 360। क्लियर है? तो पृथ्वी पर टोटल लॉन्गिट्यूड लाइनों की संख्या कितनी है? 360, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूर्व में स्थित लाइनों को ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, पश्चिम में स्थित लाइनों को वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है हमें, ठीक है। अब इनकी आवश्यकता क्या होती है भैया? आवश्यकता, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है देशांतर की? तो ये भैया किसी स्थान की स्थिति व समय के निर्धारण में प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो देशांतर लाइंस का यूज कहाँ पे हो रहा है? देशांतर लाइन का यूज किसी भी स्थान की स्थिति, ठीक है, और उस स्थान के समय के निर्धारण में हम देशांतर लाइंस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। देखो जो 0 डिग्री जो देशांतर लाइन है इसको GMT के नाम से डिनोट करते हैं, GMT। क्यों? बिकॉज ये जो लाइन है ये लंदन का एक शहर है, क्या नाम है उसका? ग्रीनविच, ठीक है। तो यह लाइन जो है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। तो इसी कारण इसको बोला जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो GMT का अर्थ क्या हुआ? ग्रीनविच मीन टाइम। कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन,
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे GMT भी कहते हैं, GMT भी कहते हैं लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। शहर में स्थित एक वेधशाला है, वेधशाला से होकर गुजरती है, ठीक है, से होकर गुजरती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज आ GMT। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि 0 डिग्री देशांतर को ही बोला गया है GMT। GMT का नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा? बिकॉज यह लंदन के ग्रीनविच शहर में स्थित एक वेधशाला है, वहां से होकर गुजरती है, इसी कारण इसको बोला जाता है GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो GMT का यहाँ पे अर्थ क्या है वो हमें क्लियर हो गया। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, देन फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास से रिलेटेड कंप्लीट PDF चाहिए होगी नोट्स फॉर्मेट में, तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसका नाम है ग्रो मोर क्लासेस, ठीक है। चैनल के नाम पे ही टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, इसका नाम है ग्रो मोर क्लासेस, ठीक है। इसका जो आइकन है वो ग्रुप के आइकन के सिमिलर है, ठीक है। इस तरह ब्लैक कलर में ग्रो लिखा होगा हमारे आइकन पे। तो इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और जिसको भी नोट्स की नीड होगी वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो, 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? बीच की अधिकतम दूरी देखो, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड लाइंस खींची गई है, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो भैया 2 देशांतरों के बीच की अधिकतर दूरी कहाँ पर होगी? हमें क्लियर हो रहा है, ये होगी 0 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि ये लाइंस नॉर्थ पोल पर आते आते एक दूसरे में मिल जाती है, ठीक है। और इन रेखाओं के बीच की जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी वो कहाँ पर होगी? वो होगी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है ऑलरेडी। 0 डिग्री अक्षांश को ही बोला जाता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो भैया 2 देशांतरों के बीच की अधिकतर दूरी कहाँ पर होगी? दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इनकी टोटल संख्या हो गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी हो गई। अब देखते हैं हम 2 देशांतरों के बीच का भाग क्या कहलाता है। 2 देशांतरों के बीच का भाग, जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना, जोन कहलाता है 2 अक्षांशों के बीच का भाग। तो 2 देशांतरों के बीच का भाग कहलाता है गोरे। इंग्लिश में भी इसको बोला जाता है गोरे। क्या कहलाता है? भाग गोरे कहलाता है, ठीक है। तो 2 देशांतरों के बीच का भाग कहलाता है गोरे। यहाँ पर हमने देखा 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर, जो लगभग 111.32
किलोमीटर लगभग है, ठीक है। और हमें यहाँ पर देखो क्लियर हो रहा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जब ये देशांतर रेखाएं मिलती हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलते हैं। और इनकी जो सबसे कम दूरी कहाँ पर होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, क्योंकि ये एक बिंदु पर आके कुछ इस तरह मिल जाती हैं सारी लाइंस। तो इनके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी कहाँ पर होगी, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर गोरे हो गया। अब इसमें देखते हैं कि दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है, न्यूनतम दूरी नॉर्थ पोल और कहाँ होती है, साउथ पोल पर। क्यों होती है हमें पता है, बिकॉज सभी देशांतर लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आकर एक बिंदु में मिल जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम जीएमटी के बारे में देख लेते हैं, बट जीएमटी का हमारा जीएमटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने होते हैं एग्जाम में वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जीएमटी क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जहाँ पर एक वेधशाला भी है, ठीक है। यह वेधशाला का काम क्या होता है, मेनली अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ही निर्धारण करना क्या होता है काम वेधशाला का, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रीनविच में, ठीक है। तो ग्रीनविच का पूरा अर्थ होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से, ठीक है। जीएमटी के जो अन्य नाम है, कभी कभी इसके अदर नेम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जीएमटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम होता है एक तो इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। इसके अलावा इसको हिंदी में बोला जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो ये सारे क्या है ये सारे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर या फिर जीएमटी के क्या है, अलग अलग नाम है, ठीक है। अब इसका जो 180 देशांतर होता है, देशांतर रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है 180 डिग्री देशांतर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि समय का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हम अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें अपना एक दिन माइनस करना पड़ता है, अपनी घड़ियाँ भी चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि अभी जो अपने जो इंडिया का टाइम है, हमें पता है कि यूएसए में टाइम कुछ और होगा, लंदन में टाइम कुछ और होगा, तो इन घड़ियों में चेंजेस किस आधार पर की जाती है, तो वो सारी चीज़ें हम अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उन घड़ियों के समय के निर्धारण में ही 180 देशांतर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हमारा आज क्या क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारा अक्षांश कंप्लीट हो गया, देशांतर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो गया और उम्मीद करूँगा मैं कि हमारा बेस भी रेडी हो गया होगा अक्षांश और देशांतर को लेकर, ठीक है। अब इसको आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो प्रॉपर तो इसके नोट्स बना लो, ठीक है। बाकी अगर कोई नोट्स नहीं बनाना चाहता है, उसको हार्ड कॉपी चाहिए या सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मैं उसको अपने टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं चैनल से वो टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना।